Good morning, students. Today again we are starting the chapter that is resource and development. It's a part third, and in this video we will see the topics. The first one is land resource. आज तक हमने रिसोर्स के बारे में डिस्कस कर लिया था, रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में देख लिया था. आज हम जो फोकस करेंगे वो फोकस करेंगे लैंड रिसोर्स के ऊपर. तो आज हम बात करेंगे लैंड रिसोर्सेज, लैंड यूटिलाइजेशन एंड लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया. मींस लैंड एज ए रिसोर्स, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. इन सब को डिस्कस करने के बाद हम देखते हैं कि लैंड लगातार हम ओवर यूटिलाइज करते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी लैंड क्वालिटी जो है वो डिग्रेड होती जा रही है. तो लैंड डिग्रेडेशन के बारे में पढ़ेंगे एंड वी विल डिस्कस अबाउट द सम स्टेप्स टू कंजर्व लैंड. लैंड को किस प्रकार से कंजर्व करेंगे उनको डिस्कस करेंगे. उसके बाद हम शुरू करेंगे सोइल एज ए रिसोर्स एंड डिफरेंट क्लासिफिकेशन या डिफरेंट टाइप ऑफ जो सोइल्स है उनको डिस्कस करेंगे. और चैप्टर के एंड में डिस्कस करेंगे सोइल इरोजन एंड कंजर्वेशन ऑफ द सोइल. बेसिकली आज का जो वीडियो लेक्चर होगा उसके अंदर हम ये सब डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम देखते हैं लैंड एज ए नेचुरल रिसोर्स. तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि लैंड नेचुरल रिसोर्स है क्यों. आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि लैंड इज एन इंपॉर्टेंट रिसोर्स, एक्सप्लेन. ये 3 मार्क्स क्वेश्चन बनता है. लैंड एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, उसे आप एक्सप्लेन कीजिए. तो नॉर्मली अगर हम बात करते हैं लैंड, हमारी कोई भी एक्टिविटी है, चाहे वो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है या कोई अदर एक्टिविटी है, किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए हमें लैंड की रिक्वायरमेंट होती है. मान लीजिए आपको बिल्डिंग बनानी है तो उसके लिए भी आपको लैंड की रिक्वायरमेंट है. आपको रोड बनाने हैं उसके लिए भी लैंड चाहिए. आपको एग्रीकल्चर एरिया इस्टेब्लिश करना है तो उस एग्रीकल्चर के लिए भी हमें लैंड की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, अगर आप कोई भी एक्टिविटी करते हो तो लैंड की आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी. तो लैंड एज ए नेचुरल रिसोर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर इसी प्रकार से दे सकते हो. तो सबसे पहले आपका जो पॉइंट होगा वो ये बनेगा कि लैंड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है, ये बात याद रखना. ठीक है, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. इसका हम क्या करते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज के लिए यूज करते हैं. ठीक है, सबसे पहले लैंड क्या करता है, इट सपोर्ट आवर लाइफ सिस्टम. जो भी हमारा लाइफ का साइकिल चला हुआ है जिसके अंदर हम डिफरेंट टाइप की एक्टिविटीज करते हैं. ठीक है, हमारे जो लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करने का काम करता है. हमें रहने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट है, जीने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट है, वो इस लैंड से ही प्राप्त होती है. अगर हम बात करते हैं हमें क्लोथ की रिक्वायरमेंट है या हमें शेल्टर की रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए हम अपने हाउस होल्ड डोमेस्टिक बिल्डिंग्स की बात कर सकते हैं या अदर कमर्शियल बिल्डिंग की बात कर सकते हैं, उन सब के लिए हमें लैंड सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट है. तो इस तरीके से लैंड जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है ये हमारे पास लिमिटेड अमाउंट में है. अगर मैं अर्थ सरफेस की बात करता हूं, हमारी पूरी अर्थ सरफेस में 29% एरिया ऐसा है जो कि लैंड एरिया है, जहां पर आपकी पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन रहती है. और याद कीजिए कि आपने 9th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, तो उस फर्स्ट चैप्टर में या सेकंड चैप्टर में आपने या 6th चैप्टर पॉपुलेशन वाला चैप्टर था, उसमें ये डिस्कस किया था कि हमारी नियर अबाउट 2 कंट्री ऐसी है, चाइना और इंडिया, 50% पॉपुलेशन आपके पूरे वर्ल्ड की वहां पर रहती है. इट मींस अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया मोस्ट पॉपुलस जो कंट्री है उनके अंदर एक है, जो कि 2nd रैंक पे आता है. तो इसीलिए लैंड को प्रॉपर प्लानिंग के माध्यम से यूज करना पड़ेगा, क्योंकि लैंड एक लिमिटेड स्टॉक में है, उस लिमिटेड स्टॉक को ही हमें यूज करना है. ठीक है, अगर हम इसका ओवर यूटिलाइज करेंगे तो क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी. अगर हम इसको प्रॉपर प्लानिंग के माध्यम से यूज करेंगे तो शायद हम कोप अप कर सकें. ओके, अब अगर मैं लैंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करता हूं तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह पर इवन नहीं है, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, क्योंकि हमारा लैंड फॉर्म्स जो है वो डिफरेंट टाइप का है. याद कीजिए 9th के 2nd चैप्टर को, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया, जहां पर बताया गया था कि डिफरेंट रिलीफ फीचर हमारे इंडिया में मिलती है. एक ऐसा एरिया है जहां पर आपको माउंटेन देखने को मिलेगा, हिमालयन माउंटेन, जो कि हमारे इंडिया के नॉर्थन पार्ट को बनाता है, नॉर्थन बाउंड्री को बनाता है. उसके बाद अगर मैं थोड़ा सा साउथर्न एरिया में आता हूं तो आपको नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया, जो कि 3 मेजर रिवर के इंटरप्ले से बनता है,
द फर्स्ट वन इज गंगा, सेकंड वन ब्रह्मपुत्र और थर्ड इंडस। क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था कि जो पाकिस्तान था वो इंडिया का ही पार्ट था। तो अगर मैं नॉर्थन प्लेन इंडिया की बात करता हूं तो वो 3 रिवर इंटरप्ले है, 3 रिवर की वजह से बना हुआ है, और एक रिवर के साथ जितनी उसकी ट्रिब्यूटरी है वो उस रिवर का एरिया माना जाता है। तो उसकी 5 जो ट्रिब्यूटरी है वो हमारे इंडिया में आज भी है, ठीक है, जो कि पंजाब एरिया से निकलती है, ठीक है। तो हमारा जो नॉर्थन प्लेन है, जो कि फर्टाइल लैंड कहते हैं, वो आपका 3 जो रिवर्स है उनकी वजह से बना हुआ है। उसके बाद थोड़ा सा हम साउथ में आते हैं तो आपको प्लेट्यू रीजन मिलेगा, ठीक है, जिसे हम स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कह सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वेस्टर्न एज में जाते हो इंडिया के, राजस्थान, तो वहां पर आपको डेजर्ट मिलेगा, ठीक है, वहां पर क्या मिलेगा आपको, डेजर्ट। तो इस तरीके से अगर मैं रिलीफ फीचर की बात करता हूं हमारे, चाहे मैं वर्ल्ड की बात कर लेता हूं या इंडिया की बात कर लेता हूं, आपको डिफरेंट रिलीफ फीचर मिलेंगी, और वो डिफरेंट रिलीफ फीचर उनकी खुद की अपनी करेक्टरिस्टिक्स है, जिसकी वजह से उनके अंदर आप कह सकते हो पॉपुलेशन भी अनइवन देखने को मिलेगी। तो इंडिया का जो लैंड यूज पैटर्न है उसको देख लेते हैं। आपकी बुक के अंदर ये पाई चार्ट है। अगर आप इस डायग्राम को, इस पाई चार्ट को देखते हो तो इस डायग्राम के अंदर आपको क्लियरली पता है कि 43% जो है आपका प्लेन है। अगर मैं बात करता हूं 30%, नियर अबाउट 30% की बात कर रहा हूं, यहां पर वर्ड होगा नियर अबाउट, तो नियर अबाउट 30% आपका माउंटेन एरिया है और 27% आपका प्लेट्यू रीजन है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करता हूं हमारा थोड़ा सा लैंड यूज पैटर्न होता है। तो प्लेन जो हो गए वो 43% एरिया हो गए, और जो प्लेन एरिया है वो आपको एग्रीकल्चर फैसिलिटी देता है, मीन्स इसको हम ग्रेनरीज भी कह सकते हैं। जैसे कि नॉर्थन प्लेन ऑफ इंडिया को हम ग्रेनरीज कहते हैं क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर को वो सपोर्ट करता है। तो जो प्लेन एरिया है वो आपको सबसे जो अच्छी फैसिलिटी देगी वो देगा एग्रीकल्चर का की। सेकंड, जितने भी प्लेन एरिया है वो मोस्ट पॉपुलेटेड एरियाज हैं, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर मेंटेन करना है वो इजिली मेंटेन हो सकता है। तो आपको रोड फैसिलिटीज, बिल्डिंग फैसिलिटीज, या कोई भी अगर आप फैक्ट्री स्टैब्लिश करना चाहते हो तो वो सब इजिली हम प्लेन एरिया में कर सकते हैं। तो प्लेन एरिया पॉपुलेटेड एरियाज में काउंट होते हैं। अगर मैं माउंटेन की बात करता हूं, 30% एरिया जो इंडिया का है वो माउंटेन का है। अब माउंटेन भी बेनिफिशियल होते हैं, इनसे आपको पेरिनियल रिवर मिलती है। पढ़ी थी लास्ट टाइम में, पेरिनियल नॉन पेरिनियल पढ़ी थी ना। तो पेरिनियल रिवर्स कौन सी होती हैं? यस, ऐसे रिवर्स जिनके अंदर पूरे के पूरे साल पानी रहता है वो आपकी पेरिनियल रिवर्स हैं, और जिनके अंदर सीजनल आपके को पानी मिलेगा, मींस रेनी सीजन में मिलेगा, और ड्राई सीजन के अंदर मेन रिवर भी अपना कोर्स आप कह सकते हो श्रिंक कर लेती है, वो आपकी सीजनल रिवर या नॉन पेरिनियल रिवर होती है। तो हिमालयन माउंटेन से आने वाली जितनी भी रिवर्स है वो आपकी पेरिनियल रिवर्स है। रीजन क्या है? क्योंकि हाई माउंटेन्स बर्फ से ढके हैं, तो उस आई के मेल्ट होने से पानी मिलता है, सेकेंड रेनफॉल से मिलता है, तो इस तरीके से उसको पानी मिलता है, तो पूरे के पूरे साल वहां पर पानी रहेगा। बट अगर मैं बात करता हूं साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया की, वहां पर दक्षिण गंगा किसका नाम है? गोदावरी, ठीक है। तो गोदावरी की अगर मैं बात करता हूं तो गोदावरी जैसी रिवर भी अपना जो पूरा का पूरा पैसेज है उसे थोड़ा थोड़ा श्रिंक करना शुरू कर देती है ड्राई सीजन के अंदर, क्योंकि वो केवल डिपेंड होती है रेनी सीजन के ऊपर, ठीक है। तो माउंटेन से हमें रिवर फैसिलिटीज प्रोवाइड होती है। इसके अलावा वहां पर अगर मैं बात करता हूं तो माउंटेन के ऊपर आपको फॉरेस्ट एरिया काफी मिलेगा, ठीक है, तो उससे आपको वैल्यूएबल टिम्बर भी मिल सकती है। इसके अलावा वो वाइल्ड लाइफ को भी शेल्टर प्रोवाइड करती है, तो माउंटेन्स भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम प्लेट्यू, जो कि 27% हमारे इंडिया में मिलते हैं, और प्लेट्यू जो होते हैं उनको हम स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहते हैं। मैक्सिमम जो मिनरल्स है वो आपको प्लेट्यू रीजन में मिलते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में छोटा नागपुर प्लेट्यू है, इसमें कुछ पार्ट झारखंड का, छत्तीसगढ़ का और उड़ीसा का आता है, ठीक है। वो एरिया एक तरीके से स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स है, तो आप देख लीजिए कि मैक्सिमम इंडस्ट्री आपको वहां पर देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये लैंड यूज पैटर्न है हमारे इंडिया का, ओके। अब हम डिस्कस करेंगे लैंड यूटिलाइजेशन।
मीन्स लैंड को हम कैसे यूज करते हैं, ध्यान से देखना इसके अंदर। अब लैंड को हम डिफरेंट पर्पज के आधार पे यूज करते हैं। पहला तो है आपका फॉरेस्ट, मीन्स पर्टिकुलर एरिया फॉरेस्ट से कवर है तो उससे हमें वैल्यूएबल टिम्बर मिलती है, वाइल्ड लाइफ को शेल्टर मिलता है नॉर्मली। एक तरीका तो आपको फॉरेस्ट एरिया में कवर हो गया। दूसरा आपका है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मीन्स लैंड ऐसी जिसके ऊपर हम कल्टीवेशन नहीं कर सकते, वो आपकी है सबसे पहले बारन लैंड या वेस्ट लैंड, बंजर भूमि। बारन लैंड कौन सी है? बंजर भूमि, जिसकी फर्टिलिटी इतनी कमजोर हो चुकी है कि वहां पर हम कोई भी एग्रीकल्चर नहीं कर सकते या कोई भी फसल उगा नहीं सकते। और दूसरी टाइप की होती है लैंड ऐसी जगह पर यूज कर ली जहां पर नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज आती हैं, जैसे कि हमने वहां पर बिल्डिंग बना ली, रोड बना ली, फैक्ट्रीज बना ली, ये सब। ठीक है, तो लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, ये थर्ड टाइप है, सेकंड टाइप है जिस तरीके से हम यूज करते हैं। थर्ड है आपका अनकल्टिवेटेड लैंड, जिसके अंदर अगर हम बात करते हैं फैलो लैंड को हमने इंक्लूड नहीं किया। ठीक है, यह है आपके पास्चर लैंड, ग्रेजिंग ग्राउंड। जैसे जैसे आपकी रेनफॉल बढ़ती है वैसे वैसे फॉरेस्ट एरिया होता है, धीरे धीरे आपकी रेनफॉल कम होनी शुरू हो जाती है। जिस एरिया के अंदर जितनी कम रेनफॉल होगी वैसे ही आपका जो फॉरेस्ट एरिया है वो कम होता हुआ पास्चर लैंड में चला जाएगा, ग्रास लैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और वो ग्रास लैंड जो है वो एज ए पास्चर लैंड के रूप में यूज होता है बाय द ट्राइबल पीपल एंड अदर पीपल। ठीक है, तो यहां पर इसने कहा है कि परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग ग्राउंड। हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था ट्राइबल पीपल के बारे में कि कुछ ऐसा एरिया था जो कि गुज्जर बैकरवाल या अदर जो ट्राइबल पीपल थे यूज करते थे अपने जो कैटल्स या हर्ड्स जो है उन्हें ग्रेज कराने के लिए। तो पास्चर लैंड की बात करते हैं। लैंड अंडर द मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स ग्रूव्स। ठीक है, अब ये जो है वो नेट सोन एरिया में काउंट नहीं होगा। नेट सोन एरिया वो एरिया होता है कम से कम एक साल में एक बार हमने उस पर एग्रीकल्चर की है, वो एरिया आपका नेट सोन एरिया में काउंट किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करते हैं, कुछ ऐसा एरिया हो सकता है जहां पर जस्ट ओनली हमने पेड़ पौधे ही उगाए हैं और हम उसको एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं करते। हो जाता है ना कि कई व्यक्ति क्या करते हैं अपने पूरी एरिया के अंदर क्या करेंगे, पर्टिकुलर कोई एक पेड़ लगा देंगे, जैसे पॉपुलर यूज करते हैं। ठीक है, तो वो एरिया आप एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं करोगे बल्कि जस्ट ओनली उन ट्रीज के लिए करोगे। इस तरीके से कुछ व्यक्ति अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश की तो पर्टिकुलर बाग लगा देते हैं, गार्डन, भाई ये आम का बाग है, उसमें हमने एग्रीकल्चर नहीं की, जस्ट ओनली वो बाग पर्पज के लिए यूज किया गया है। ठीक है, इस तरीके से। कल्चरेबल वेस्टलैंड, अब ये लैंड क्या होती है 5 साल के लिए खाली छोड़ दी जाती है। मींस इसको हमने क्या किया, क्योंकि यहां पर फर्टिलिटी है बहुत ज्यादा कम है, तो हम उसको क्या करते हैं 5 इयर्स के लिए खाली छोड़ देते हैं ताकि नेचुरल मैनर से ये अपनी फर्टिलिटी रीगेन करे और फिर उसको उगा सकते हैं एक साल के लिए एक फसल के लिए। तो इस प्रकार की लैंड, तो ये लैंड है आपकी अदर देन अनकल्टिवेटेड लैंड। ठीक है, नेक्स्ट है फैलो लैंड्स। अगर मैं फैलो लैंड्स की बात करता हूं, करंट फैलो लैंड लेफ्ट विदाउट कल्टीवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चरल ईयर। मींस नेचुरल फर्टिलिटी रीगेन करने के लिए हम कम से कम क्या करेंगे, या तो उसको एक फसल उगाने के बाद खाली छोड़ देंगे एक फसल के लिए, या पूरे 1 साल के लिए छोड़ देंगे ताकि रीगेन कर सके वो नेचुरल मैनर से अपनी फर्टिलिटी और नेक्स्ट फसल वहां पर उगा सके। ठीक है, अदर देन करंट फैलो, अब ऊपर 5 साल की थी, 5 साल के लिए खाली छोड़ दिया, ये है आपकी 1 साल से 5 साल तक की। ये हमने देखा कि हमने 2 साल के लिए खाली छोड़ दी, ठीक है, और 2 साल के बाद हमें लगता है कि उसमें फर्टिलिटी थोड़ी सी है तो हमने एक फसल उगा ली, इस तरीके से यूज की। तो ये आपकी फैलो लैंड में आती है। ये ऐसी लैंड होती है जो कि बिल्कुल तरीके आप कह सकते हो क्वालिटी में बहुत ज्यादा डाउन होती है। ठीक है, नेट सोन एरिया कम से कम ये वो एरिया होता है जिसमें कम से कम 1 साल में हमने एक बार एग्रीकल्चर तो की ही है। ठीक है, वो सारी की सारी लैंड इसके अंदर आती है। एक लैंड तो आपकी वो हो गई जिसके अंदर आप क्या करते हो, खरीफ और रबी दोनों में आप उसका यूज करते हो। एक लैंड आपकी ऐसी हो गई कि आप पूरे साल में केवल एक ही क्रॉप लोगे, एक ही फसल लोगे। ठीक है, वो सारे की सारा एरिया आपका नेट सोन एरिया में काउंट होगा कि आपने कम से कम 1 साल में एक फसल तो उस एरिया से ली गई है।
और वो सारा का सारा नेट सोन एरिया जो है वो ही उसकी ही आउटपुट शो की जाती है कि आपके पास कितना अनाज हुआ है या कितनी आपकी फसल हुई है। ठीक है, ग्रोस क्रॉप एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया, दोनों की दोनों चीजें। कम से कम ऐसा एरिया जो कि एक साल में एक से ज्यादा बार उगाया गया है जिसके ऊपर एग्रीकल्चर की गई है, या ऐसा एरिया जो साल में एक बार किया गया है, वो सारा का सारा एरिया आपका ग्रोस क्रॉप एरिया में काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो हमारे इंडिया में लैंड यूटिलाइजेशन की अगर मैं बात करता हूं कि लैंड को हम किस प्रकार से यूज करते हैं, वो इस प्रकार से है। पहले हमने पर्टिकुलर फॉरेस्ट एरिया को छोड़ दिया जहां से हमें फॉरेस्ट मिलता है। दूसरा हमारा था अनकल्टिवेटेड लैंड, जिसके अंदर हमने क्या किया, बिल्कुल वेस्ट लैंड की बात की, बंजर भूमि की बात की जिसका हम यूज ही नहीं कर सकते। ठीक है, या फिर हमने नॉन एग्रीकल्चर पर्पज से उसका यूज किया है। फिर तीसरी हमने ऐसी लैंड को यूज किया है जो कि अनकल्टिवेटेड लैंड होती है। ठीक है, जो कि एज ए परमानेंट पास्चर वगैरह के रूप में यूज की गई है। नेक्स्ट हमने फैलो लैंड को यूज किया, जहां पर हमने क्या किया, हमने एक तो ऐसी एग्रीकल्चर लैंड का यूज किया जिसको कम से कम 1 से 2 साल में यूज करते हैं या 1 से 5 साल के अंदर यूज करते हैं। नेक्स्ट थी जिसके ऊपर हम एग्रीकल्चर करते हैं, वो 2 प्रकार की है। एक ऐसी जिसमें को कम से कम 1 साल में एक बार उगाया जाएगा जिस एरिया पे, और एक ऐसी जिसके ऊपर हम क्या करते हैं, मोर देन 2 या मोर देन 1 टाइम प्लस नेट सोन एरिया, ये दोनों काउंट कर ली गई है। तो इस तरीके से हम लैंड का यूटिलाइज करते हैं, लैंड का यूज करते हैं, और लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है जिसके आधार पे हम बात कर रहे हैं। इंडिया की बात कर लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि इंडिया में लैंड पैटर्न की बात क्या है। हमारा पूरा लैंड सरफेस एरिया कितना है, 9th स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर उसमें डिस्कस किया गया था। इंडिया 7th प्लेस पे आता है पूरे वर्ल्ड में एरिया वाइज, रशिया फर्स्ट प्लेस पे आता है। तो लैंड का पूरा टोटल लैंड मास एरिया कितना है, थोड़ा थोड़ा सा सुनाई नहीं दिया, बाकी करेक्ट आंसर हो सकता है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड का कितना परसेंट बनाता है, 2.4%। एनटीएससी का एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर सकते हो, ठीक है, तो उसके अंदर भी ये आएंगे। और ये एनटीएससी के लिए नहीं बल्कि आपके बोर्ड के लिए भी है, क्योंकि लैंड का हमने यहां पर यूज किया है, तो इस चैप्टर में ये क्वेश्चन आते हैं। आप ये नहीं बोलोगे कि 9th स्टैंडर्ड में पढ़ाया गया था। ओके, तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, इट मींस टोटल 100% कर लिया। उस टोटल 100% एरिया का किस प्रकार से हम यूज करते हैं उसको देखते हैं। किसी भी एरिया को हम किस प्रकार से यूज करते हैं, किसी भी लैंड का हम कैसे यूज करते हैं, वो मेनली 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, फिजिकल और ह्यूमन फैक्टर। ठीक है, कोई भी एरिया हमने कैसे यूज किया, एग्रीकल्चर के माध्यम से यूज किया या हमने इंडस्ट्री स्टैब्लिश की, वो डिपेंड करती है 2 फैक्टर्स के ऊपर। एक है फिजिकल और दूसरा है आपका ह्यूमन फैक्टर। ये आपका 1 मार्क्स क्वेश्चन बनेगा। अब फिजिकल फैक्टर की अगर मैं बात करता हूं, इसमें आपकी क्लाइमेटिक कंडीशन, रिलीफ फीचर्स, टाइप ऑफ सोयल, ये डिपेंड करती है। और अगर मैं ह्यूमन फैक्टर की बात करता हूं तो पॉपुलेशन कैसी है, टेक्नोलॉजी कैसी है, या आप कह सकते हो स्किल कैसी है, वहां का ट्रेडिशन कैसा है, कल्चर क्या है, इन सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये आपके फिजिकल फैक्टर और ह्यूमन फैक्टर हो गए। किसी भी एरिया को अगर हम यूज करते हैं वो नॉर्मली 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। फर्स्ट वन इज ह्यूमन फैक्टर, सेकंड वन इज फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर में हमने क्लाइमेट, जो हमारे अंडर नहीं है, सिंपली जो नेचर से बिलोंग करते हैं, वो सारे के सारे फिजिकल फैक्टर में आ गए कि रिलीफ फीचर कैसी है, क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी है, ठीक है, इन सब के आधार पे बात कर सकते हैं। ह्यूमन में जहां पर ह्यूमन बीइंग का इंटरफेयर चल पड़ेगा वो ह्यूमन फैक्टर हो गए। ठीक है, कि पॉपुलेशन कितनी है, टेक्नोलॉजी कैसी है, वो सब। तो इन 2 फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड होता है कि हम किसी पर्टिकुलर एरिया को किस प्रकार से यूज करते हैं। इंडिया, अगर मैं इंडिया की बात करता हूं, टोटल लैंड मास एरिया है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो पूरे वर्ल्ड का 2.4% बनाता है। इस पूरे के पूरे एरिया में से केवल 93% का जो एरिया है हम उसका यूज कर सकते हैं। अब 7% हमारे पास बच गया, उसका क्या करेंगे, रीजन देख लेते हैं। दिस इज बिकॉज लैंड यूज डेटा हैज नॉट बीन कलेक्टेड फॉर द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। जो आपका नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है जहां पर आपको 7 सिस्टर्स देखने को मिलती है, ठीक है, 7 सिस्टर्स, जहां पर वो 7 स्टेट्स हैं,
उस एरिया का काफी अधिक एरिया जो है वो फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है, जहां पर ह्यूमन बीइंग नहीं पहुंच पाया। एक एरिया तो हमने वो छोड़ दिया। कुछ एरिया जो कि आपका नॉर्थर्न पार्ट में और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में आता है, वो पाकिस्तान और चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया। तो ये सारा एरिया हमने छोड़ दिया। तो पूरे 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का केवल 93% एरिया हमारे इंडिया के पास है, जिसका हम डिफरेंट पर्पज से यूज करते हैं। ठीक है, तो आपके पास आ सकता है क्वेश्चन कि आप इंडिया के कितने लैंड मास का यूज कर सकते हो, 93% एरिया का, तो बाकी बचा 7% क्यों नहीं कर पाए? तो उसमें आप एक रीजन दोगे क्लाइमेटिक फैक्टर्स या फिजिकल रिलीफ फीचर्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, और दूसरा रीजन दोगे चाइना और पाकिस्तान ने हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट और जो नॉर्थर्न पार्ट है, जो कि जम्मू कश्मीर का थोड़ा सा एरिया लगता है, उतने एरिया पर उन्होंने अधिकार कर लिया है। ठीक है, तो इस वजह से हम उसका यूज नहीं कर पाए। इसके अलावा अगर मैं लैंड की बात करता हूं, परमानेंट पास्चर जो है वो लगातार डिक्रीज होते जा रहे हैं। इसका रीजन सुन लीजिए, पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है। हम कितना भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करो, अगर हम नॉर्मली बात करते हैं तो एक दिन में कम से कम 1 करोड़ बच्चे तो फिर भी पैदा होते होंगे, चाहे हम कितना भी कंट्रोल कर लें। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। ठीक है, हमारी पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि हम इन्वेस्टमेंट कितनी भी कम करें, आउटपुट उतनी ही ज्यादा मिलेगी। ठीक है, तो उस आधार पे अब हमें उन सब के लिए क्या चाहिए, रेजिडेंशियल एरिया चाहिए। ठीक है, उनके लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की भी रिक्वायरमेंट है। तो पास्चर लैंड, हम उस पर एग्रीकल्चर तो कर नहीं सकते, पर हम वहां पर बिल्डिंग्स तो बना सकते हैं। तो धीरे धीरे पास्चर लैंड डिक्रीज होते चले गए हैं। अगर पास्चर लैंड डिक्रीज हो जाते हैं तो फिर क्या होगा, इट मींस ट्राइबल पीपल प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। टोटल नेट सोन एरिया जो हम बात करते हैं वो 54% से ज्यादा नहीं है। मींस टोटल 93% में से भी केवल नियर अबाउट 54% एरिया नेट सोन एरिया में आता है आपका। इसका मतलब है कि आपकी एग्रीकल्चर वाली जो लैंड है वो भी धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है ड्यू टू ओवर पॉपुलेशन। क्योंकि पॉपुलेशन लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसमें से आपका नेट सोन एरिया भी लगातार धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। लैंड अदर देन फैलो लैंड, अगर हम उसकी बात करते हैं, वो पुअर क्वालिटी की होगी। अगर हम उस पर एग्रीकल्चर करते हैं तो उसके अंदर हम पैसा इतना ज्यादा खर्च कर देंगे कि आउटपुट बहुत कम मिलेगी। और याद कीजिए इकोनॉमी, जब हमने रिसोर्स का चैप्टर स्टार्ट किया था तो इकोनॉमिकल फिजिबल ऐसा कुछ वर्ड यूज किया था। जब हम इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर देते हैं और आउटपुट कम अचीव करते हैं तो हम एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं है। तो हम वो चीज भी देखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो ये बची हुई लैंड है वो आपकी इतनी पुअर क्वालिटी है कि वो किसी भी प्रकार से उसको एग्रीकल्चर या अदर चीजों को सपोर्ट नहीं करती। तो ये कुछ रीजंस हैं जो जिस आधार पे हम लैंड का जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अब जो पैटर्न है स्टेट वाइज भी वेरी करता है। अगर मैं लैंड यूज पैटर्न की बात करता हूं, पहले तो मैंने पूरे इंडिया की बात की। अगर मैं लैंड पैटर्न की बात करता हूं, स्टेज वाइज भी ये वेरी करता है। कुछ एरिया, कुछ स्टेट ऐसे हैं जहां पर 80% हम यूज कर लेते हैं। इसमें पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश आ सकता है। और कुछ ऐसे भी है जिसका केवल हम 10% यूज कर पाएंगे, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार आइलैंड। ठीक है, अगर सिचुएशन ऐसी है तो डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलेगा। जिस एरिया का मैक्सिमम एरिया यूज करेंगे तो वो डेवलप एरिया होगा, और जिसका कम एरिया यूज करेंगे तो वो आपको लेस डेवलप मिलेगा नॉर्मली। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया के अंदर भी अगर लैंड यूज पैटर्न की बात करेंगे तो स्टेट वाइज वो वेरी करता है। कुछ एरियाज ऐसे हैं जो 80% यूज कर गए, और कुछ ऐसे हैं जो केवल हम 10% यूज करते हैं, 90% हम उसका यूज ही नहीं कर पाते ड्यू टू देयर रिलीफ फीचर एंड ड्यू टू द क्लाइमेटिक फैक्टर्स। ठीक है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो कि 1952 के अंदर बनाई गई थी, उसमें बात की गई थी द फॉरेस्ट शुड बी 33% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया। टोटल ज्योग्राफिकल एरिया में से 33% जो है फॉरेस्ट एरिया में होना चाहिए, अगर आपको इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट करना है। तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में बनाई गई थी, उसने ये बात बोली है कि पूरा जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है तो 33% ऐसा
ठीक है, आपके पास होना चाहिए कि आपके पास ज्योग्राफी आपका फॉरेस्ट एरिया हो ताकि आप इकोलॉजिकल बैलेंस क्रिएट कर सके। अब ये भी डिस्टर्ब हो चुका है। कारण क्या है? क्योंकि लगातार हम क्या कर रहे हैं, लैंड को काट के, सॉरी फॉरेस्ट काट के, या तो उसको हम एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, या हम उसको क्या कर रहे हैं, डोमेस्टिक पर्पज से यूज कर रहे हैं। तो आपका जो ये 33% जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो भी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। इसके अलावा अ लार्ज पॉपुलेशन विच इज ड्वेलिंग एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट डिपेंड अपॉन द फॉरेस्ट एंड इट्स प्रोडक्ट। अब फॉरेस्ट एरिया लगातार कटता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है, तो उन व्यक्तियों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा जो कि अपनी लाइवलीहुड के लिए फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो उनके लिए ये प्रॉब्लम है। एंड कंटिन्यूअस यूज ऑफ द लैंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड विदाउट टेकिंग प्रॉपर मेजरमेंट एंड प्रॉपर कंजर्वेशन स्टेप्स। लगातार हम क्या कर रहे हैं, लैंड को डिग्रेड करते जा रहे हैं, हमारी लैंड की क्वालिटी डिक्रीज होती जा रही है, जिसकी वजह से एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, आपका इकोलॉजिकल इम्बैलेंस क्रिएट होता जा रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लैंड को ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, और जब कभी भी हम किसी पर्टिकुलर थिंग्स को ओवर यूटिलाइज करते हैं तो उससे हमारा क्या होता है, उससे हमारा इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है, या आप कह सकते हो उससे हमारी क्वालिटी जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन, इस स्टेप को या इस टॉपिक के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू एंड द मीटिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।